केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। इस वक्त आप टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं। 8:50 हो चुके हैं, यानी वक्त हो गया है न्यूज की पाठशाला का, जिसमें आपका दाखिला हो चुका है। मैडम आ चुकी है। क्लास आपसे जुड़े हर उस विषय की है जिसे पढ़कर आप देश के सजग नागरिक बनेंगे, और न सिर्फ अपने अधिकारों के लिए बल्कि कर्तव्यों को भी याद रखते हुए इस देश को आगे ले जाने का प्रण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास इस वादे के साथ, पढ़ाऊंगी ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। सबसे पहले आज आपको बता दूं क्या क्या खास आपके लिए लेकर आई हूं पाठशाला में, कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स। चैप्टर नंबर 1, राजनीति शास्त्र की क्लास। मुद्दा वही, तस्वीर वही, लेकिन विपक्ष का नजरिया बदल गया है। रांची के कटीली तार पर चुप रहने वालों में कौन कौन है और उनके मन में क्या है, आज ये चैप्टर। और फिर चैप्टर नंबर 2, संसदीय राजनीति की क्लास। संसद में अगले 3 दिन बहुत खास रहने वाले हैं। शहबाज के राजनीतिक संदेश को समझाने वाला ये चैप्टर। और फिर आएगा पार्ट नंबर 3, राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर क्लास। इस जन्म में वंदे मातरम नहीं गाएंगे वाली जिद के पीछे क्या कनेक्शन है? जो संविधान को लेकर घूमते हैं वो संविधान को मानते क्यों नहीं है? और फिर पार्ट नंबर 4, यूपीआई पर जागरूक करने वाली क्लास। यूपीआई चार्ज के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है क्या? ग्राहकों की जेब से जुड़ा सबसे जरूरी चैप्टर। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट, जिसमें आपको दिखाएंगे सिर्फ पत्थरों पर कैसे टिका है 115 फीट ऊंचा मंदिर। सोचा है कभी? लेकिन सबसे पहले दिन भर का रिवीजन। छात्रों के मुद्दे पर सरकार जवाब के लिए तैयार। रिजिजू ने कहा विपक्ष को सुनना चाहिए गृहमंत्री का जवाब। राहुल गांधी ने कहा गृहमंत्री बताए छात्रों पर पैलेट गन, लाठीचार्ज चलाने का ऑर्डर किसने दिया। गौ संरक्षण से यूपी के गांवों में खुलेगा कमाई का नया रास्ता। 10 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र खरीदेगी योगी सरकार। बुलंदशहर में एफपीओ के जरिए शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पहली बार गाया जाएगा वंदे मातरम। राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने पर 80वें स्वतंत्रता दिवस पर होगा कार्यक्रम। रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या मामले में गुरमीत राम रहीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। हाईकोर्ट से बरी होने के फैसले को बेटे ने दी चुनौती। 16 नवंबर को होगी सुनवाई। राज्य सरकार अपील में नहीं आई। असम में बाढ़ से भारी तबाही। अब तक 100 लोगों की मौत। 8 जिलों में 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। राहत बचाव में जुटी है सरकार। तो ये तो दिन भर का रिवीजन था। अब इसके बाद पाठशाला में सियासत के दोहरे चरित्र की पहली क्लास। आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन है, जानते हैं आप? हैप्पी बर्थडे। आज सीएम सोरेन ने अपना बर्थडे मनाया होगा, उनका बर्थडे है। जन्मदिन का स्पेशल रिटर्न गिफ्ट जो है वो रांची के प्रदर्शनकारी छात्रों को दिया गया। आज विधानसभा घेराव के लिए प्रदर्शनकारी निकले, लेकिन झारखंड पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी। इतनी मुस्तैद थी कि कागज कलम का झंझट ही खत्म कर दिया। सीधे डंडे से ठप्पे और डंडे के ठप्पे से छात्रों को ज्वाइनिंग लेटर बांटा जा रहा है। गौर से सुनिएगा मेरे शब्द। सीएम के जन्मदिन के अवसर पर झारखंड पुलिस ने पटाखे भी फोड़े। आतिशबाजी की, ये देखिए, असुरो गैस के गोले छोड़े। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये तो टीयर गैस है। अरे भाई, गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। धुएं में आंखों से जो पानी निकल रहा है, आप उसे रोना समझ लेंगे क्या?
ये छात्रों का रोना थोड़ा ही है, ये देखिए वो तो सिर्फ जंतर मंतर में होता है। ये तो खुशी के आंसू है। सरकारियों पर अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे छात्रों की गूंज सुनने वाली सरकार ने सीधे बात की आज छात्रों से, लाठियों से बात की, सीधा संवाद स्थापित किया लाठियों से। छात्र हित का बिगुल बजा दिया गया रांची। कड़ाके की गर्मी, ख्याल भी रखना था। तो हेमंत बाबू की सरकार ने ज्यादा गर्मी ना लगे इसीलिए पानी की बौछार भी कर दी। बढ़िया खर्चे करके बैरिकेडिंग लगाई, कटीले तारे भी लगवाए। वाह हुक्म, इसे कहते हैं सुशासन का जलवा। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ उतरे छात्रों का झारखंड सरकार ने आज फिजिकल फिटनेस टेस्ट ले लिया। वाह सरकार वाह। वैसे गलती इन बच्चों की है, गलती सरासर इन बच्चों की है। सरकार तो सालों से कह रही है धैर्य रखिए, सब्र रखिए, इन्हें ही आंदोलन करना था। असली सत्याग्रह की तस्वीर दुनिया को इन्हीं को दिखानी थी। देख लीजिए, मिल गया ना। थोड़ा टीयर गैस, फाइबर की लाठियों से पिटाई, हो गया ना। और जो इकोसिस्टम जंतर मंतर पर छात्रों पर हुई बर्बरता को लेकर अपनी राजनीति चमका रहा था, अब वो गायब है, चुप बैठ गया है। दिल्ली के जेनजी को देश की आवाज बताने वालों को रांची के जेनजी दिखाई नहीं दे रहे, सांप सूंघ गया इनको। क्योंकि सेलेक्टिव जमात की रीढ़ की हड्डी सहूलत देखकर काम करती है हुक्म। हालांकि ये अच्छी बात है, राहुल गांधी ने रांची की तस्वीरों पर आज बयान दे दिया। वेल डन सर। बोले जो रांची में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ है। लेकिन राहुल गांधी ने छात्रों की मांग पर चुप्पी साध ली। राहुल गांधी ने सीबीआई जांच पर कुछ नहीं कहा। सवाल है क्यों? अगर छात्र जेएसएससी 2024 की परीक्षा की जांच सीबीआई से करवाना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? छात्र अगर इस परीक्षा को रद्द करवाना चाहते हैं तो किस बात की तकलीफ है? क्यों नहीं किया जा रहा है? कर दीजिए कैंसिल, हो जाने दीजिए जांच। हेमंत सरकार ने 2024 में इस पेपर लीक की सीआईडी और फिर एसआईटी जांच करवाई थी, है ना? एक सीबीआई जांच भी हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है? कहीं सीआईडी जांच की बात सामने आने का डर तो नहीं है? क्योंकि 2014 में इसी पेपर लीक के मामले में सीआईडी ने कहा था 80% पेपर लीक हो गया था। फिर सरकार ने एसआईटी बना दी और पेपर लीक की बात एसआईटी की जांच में सामने नहीं आई। समझ गए ना आप? पहले सीआईडी कहा 80% पेपर लीक, फिर वो किनारे हो गई, फिर एसआईटी आई। एसआईटी में ऐसी कोई बात ही सामने नहीं आई पेपर लीक की जांच के वक्त। प्रदर्शनकारी छात्र कह रहे हैं प्लीज अब इसकी सीबीआई जांच करवा दीजिए, मीडिया रिपोर्ट की बात पर सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन नहीं, सीबीआई जांच पर ना बोलने में हेमंत सोरेन सरकार एकदम अडिग है। छात्र कह रहे हैं 2014 वाली परीक्षा भी कैंसिल करवा दीजिए। हेमंत सोरेन सरकार कह रही है कि उस परीक्षा में 2024 वाली परीक्षा कैंसिल करवा दीजिए। हेमंत सोरेन सरकार कह रही है कि उस परीक्षा में सेलेक्ट होने वाले छात्र तो अब नौकरी पर लगा दिए गए हैं, सबको कैसे हटा दे? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मोहर के बाद सरकार ने नियुक्ति पत्र बांटा था। अब इस तर्क का भी आप जवाब सुन लीजिए। हेमंत सोरेन जी 2016 में झारखंड के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल एसएससी ने शिक्षक और नॉन टीचर स्टाफ की नौकरी निकाली। 25,000 लोगों को नौकरी मिल भी गई। फिर अप्रैल 2025 में परीक्षा रद्द हो गई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ ये। यानी अगर हेमंत सोरेन सरकार छात्रों की मांग पर सीजीएल की परीक्षा रद्द कर देती है तो ये कोई देश की पहली घटना नहीं होगी। और छात्रों पर लाठी बरसाने से तो अच्छा यही होगा कि उनकी चिंता का समाधान निकाला जाए। अब इस मामले पर ये लोग कौन जो विपक्ष में यहां पे जंतर मंतर पर लोकतंत्र की हत्या हो गई, इधर से उधर दौड़ रहे थे ना, अब वो छाती पीट रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या का शोर जो मचा रहे थे अब चुप है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं केंद्र सरकार ने किया।
अरविंद केजरीवाल सबके सब आपातकाल और तानाशाही की बातें जो कर रहे थे, आज अचानक शांत हो गए। कहां गायब है, कहां गायब है ये सब? और वो स्लो सैड म्यूजिक पर रील बनाने वाले वो कहां गायब है? इन तस्वीरों पर रील क्यों नहीं बन रही है? कहां है वो पुलिस ब्रूटैलिटी, कटीली तारों पर इन बच्चों को जिस तरीके से पीटा गया है, वो तस्वीरें क्यों रील में अब नहीं आ रही है? क्या झारखंड पुलिस की लाठी से शरबत निकल रहा था कि उस पर कोई बात नहीं करेगा? क्या दिल्ली के जेंजी वोट बैंक एजेंडे में फिट बैठ रहे थे और झारखंड के बच्चे उसी वोट बैंक के एजेंडे में फिट नहीं बैठ रहे हैं, इसीलिए वील कीप क्वाइट? हेमंत सोरेन जी, सीधा सवाल है आपसे, क्या शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे और मार्च निकाल रहे छात्रों पर डंडे बरसाना आपके गठबंधन का मॉडल है? एक बार सुनिए जिन छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ वो कह क्या रहे हैं। नजदीक में थे क्या? हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग कोई शब्द भी नहीं बोले हैं। अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बैरिकेडिंग के पास छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज के नियम क्या होते हैं? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। अचानक से पुलिस मारते हुए आई, मुझे पता ही नहीं चला कि पुलिस मार रही है, लाठीचार्ज शुरू हो गया है। मैं पीछे खड़ा था, अचानक से पुलिस आई, मारी, पुलिस मारी तो एक लाठी यहाँ पे मारी। फिर मैं दौड़ने का कोशिश किया तो उसी में एक आ गया पत्थर सा, तो उसी में मैं गिर गया था। शर्मनाक है ये, शर्मनाक। पेपर का अगर नाम बदल गया, राज्य बदल गया, आंदोलनकारी छात्र बदल गए, तो क्या नीयत भी बदल जाएगी? क्या इस पर आंखें मूंद ली जाएंगी? क्या मुंह पर उंगली रखकर बैठ जाएंगे? ऐसे चलता है देश हुक्म? एक ही मुद्दे पर दो अलग अलग तरह की बातें, कैसे हुक्म? खुद आईना देखना आता है कि नहीं? और अगर खुद आईना नहीं देखना आता है तो आज आपको आईना दिखाया जाएगा। जंतर मंतर पर राहुल जी ने 7 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज भी अखबार में लंबा चौड़ा लेख लिखा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जंतर मंतर में हुए बल प्रयोग पर बयान दिया। गृह मंत्री अमित शाह को इनकॉम्पिटेंट बताया। बार बार लाठी, गोली जैसे कीवर्ड्स इस्तेमाल करके सीधे आरोप मढ़े गए। रांची में हुए लाठीचार्ज के लिए राहुल गांधी कह रहे हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करते और बल प्रयोग की निंदा करते हैं, लेकिन एक भी बार वो हेमंत सोरेन या झारखंड सरकार के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। क्यों राहुल जी? ये तो आपके अख्तियार में है। जो भाषा आप अमित शाह के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, बच्चों के लिए ही सही, वैसी ही ठोस भाषा इस्तेमाल कीजिए ना हेमंत सोरेन की सरकार के लिए। वही तीखी भाषा में हेमंत सोरेन का भी विरोध कीजिए ना, इस्तीफा मांगिए ना, जवाबदेही मांगिए ना। एक बार राहुल गांधी के मैं आपको 2 बयान सुनाती हूं, आप फर्क, वो जो स्टार्क डिफरेंस है ना, वो समझ जाएंगे। ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है, अमित शाह का जो गुब्बारा फटा है उसको रिपेयर करने का, उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश हो रही है, ठीक है? और वो गुब्बारा फट गया है, उसमें कोई मतलब गैस नहीं भरी जा सकती। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है, वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी डू नॉट रेकमेंड इट, वी डू नॉट सपोर्ट इट। राहुल जी, केरल की ये तस्वीर आप नहीं देख रहे हैं क्या? यही वाली, यहां केरल पीएससी की नौकरियों में देरी की वजह से 35 दिन से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल जी, केरल सरकार इनकी मांगे सुने, इसलिए प्रदर्शन में बैठी महिलाएं घास खाकर विरोध जता रही हैं।
लेकिन इन तस्वीरों पर तो आप चुप रहेंगे। अरविंद केजरीवाल, कहां हैं आप सर? कह रहे हैं सीजेपी आंदोलन में उतरे लोग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने नहीं आए थे, मोदी जी को ठोकने आए थे। मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रही हूं, संसद के पास आई भीड़ खतरनाक थी। झारखंड विधानसभा के गेट पर जमा हुई भीड़ खतरनाक थी। सुरक्षा के लिहाज से भीड़ को भी संयम रखना चाहिए। आज भी कह रही हूं, उस वक्त भी कहा था। उसे कंट्रोल करने का अधिकार भी सुरक्षा बल के पास है, लेकिन एक ही तरह के मुद्दे पर डबल स्टैंडर्ड कैसे चल सकता है? हुक्म कैसे? अखिलेश जी, आप भी आइए। जंतर मंतर आंदोलन के वक्त पुलिस को दमनकारी बताया, पूरी सरकार को अलोकतांत्रिक बताया। अब रांची में हो रहे प्रदर्शन के लिए सुरेंद्र सरकार पर कुछ भी नहीं, इनफैक्ट मोदी सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। सीरियसली, खुद सुन लीजिए आप। झारखंड के बच्चों से बातचीत हुई है सरकार की, और सरकार बातचीत कर रही है। हमें उम्मीद है रास्ता निकलेगा, लेकिन असली जिम्मेदार है भारत की सरकार। भारत की सरकार ने क्या किया है झारखंड के लोगों को नौकरी देने के लिए? भाई, भारत सरकार अगर कुछ काम अच्छा करती है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है। गजब का लॉजिक है। सत्ता में कोई और, गलती किसी और की। झारखंड में बीते 7 साल से विपक्षी गठबंधन की सरकार है। हेमंत सोरेन सरकार के मुखिया है। कांग्रेस के 4 विधायक हेमंत सरकार में मंत्री है। आरजेडी के 1 विधायक सरकार में मंत्री है, लेकिन गलती किसकी? हुक्म केंद्र सरकार की। वाह। अब एक बार कहानी झारखंड की भी सुन लीजिए, क्लियर कर देती हूं। झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों की मांग पर इंडिया ब्लॉक की सरकार तर्क गिनवा रही है। क्या? कि राज्य की सीआईडी एजेंसी पहले से ही तेजी से कार्रवाई कर रही है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगतेन की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन सरकार ये बता ही नहीं रही कि जेएसएससी की परीक्षा कराने का ठेका लखनऊ की जिस टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग यानी टीडीपीएल कंपनी को दी गई, वो धांधली के आरोपों की वजह से यूपी में पहले से ही ब्लैकलिस्टेड है। सीआईडी ने 3 अगस्त को झारखंड सरकार के कर्मचारी और टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय कुमार तिवारी को गिरफ्तार किया। उसने सीआईडी के सामने यह कबूल किया है कि परीक्षा का ठेका दिलवाने के लिए जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से 2 करोड़ में सौदा हुआ था। आरोप यह डील भी हुई थी कि एजेंसी को होने वाले हर पेमेंट पर जेपीएससी अध्यक्ष को 20% कमीशन देना होगा। आरोप है कि अभय कुमार तिवारी ने 25 से 40 लाख में सरकारी नौकरी दिलाने का वादा किया था। अभय ने 13 साल में 12 परीक्षाएं पास की। 13 साल में 12 परीक्षाएं। अब उस पर 40 करोड़ रुपए का रैकेट चलाने का आरोप भी लग रहा है। अभय तिवारी के परिवार के 9 और लोग भी जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा क्लियर कर चुके हैं, ऐसे आरोप है। अब बीजेपी का आरोप है कि अभय तिवारी जिस ख्यांगते पर आरोप लगा रहे हैं वो हेमंत सोरेन के चहेते अधिकारी है। झारखंड के मुख्य सचिव रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद हेमंत सोरेन ने जेएसएससी का चेयरमैन बना दिया उनको, और वही अधिकारी नौकरी की बोली लगा रहे थे। यानी सीधे सीधे कमीशन और घूसखोरी का पूरा कांड विपक्ष कह रहा है आपके सामने है। एक और फैक्ट जो इस वक्त सामने आ रहा है, 2024 में ईडी की छापेमारी में आर्किटेक्ट विनोद सिंह के ठिकानों से सीजीएल अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिले थे। ईडी ने कोर्ट में विनोद सिंह और हेमंत सोरेन की व्हाट्सएप बातचीत के सबूत पेश किए थे। इस चैट में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का भी जिक्र था। हालांकि उस चैट और पेपर लीक का कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, लेकिन झारखंड में विपक्ष इन सारी घटनाओं को राज्य में पेपर लीक माफिया के बढ़ते दखल के रूप में देख रहे हैं और कटघरे में सीधे हेमंत सोरेन सरकार को खड़ा कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्र यह सवाल पूछ रहे हैं कि कहीं झारखंड सरकार को सीबीआई जांच से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उस जांच के अंत से कहीं डर तो नहीं लग रहा है। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाती हूं। एक तस्वीर दिल्ली की, दूसरी रांची की। ये 2 तस्वीरें सिर्फ 2 घटनाओं की नहीं है, ये 2 अलग अलग कैरेक्टर्स की भी कहानी।
मुद्दा एक है, परीक्षा में धांधली, पेपर लीक, छात्रों का भविष्य। और छात्र भी वही हैं, नाराज है, हताश है, बदलाव की मांग कर रहे हैं। लेकिन लीडरशिप का फर्क है, आप देख लीजिए। दिल्ली के संसद मार्च में जब छात्र पुलिस की लाठियों, आंसू गैस और बैरिकेडिंग से भिड़ रहे थे, तब अभिजीत दीप के ट्रक पर सवार होकर पीछे थे। लेकिन रांची में जब विधानसभा मार्च शुरू हुआ, तब देवेंद्र महतो 9 दिन के अनशन के बावजूद, कमजोर शरीर, घटे हुए वजन के बावजूद स्ट्रेचर पर सवार होकर विधानसभा मार्च में शामिल। यह ठीक है कि अमेरिका से लौटे अभिजीत दीप के सोशल मीडिया के मास्टर हैं, नैरेटिव बनाने में माहिर हैं, ट्रोलिंग करने में माहिर हैं। लेकिन दीपके के चरित्र का दूसरा पहलू भी है। आगे की लाइन में जाकर गिरफ्तार होने या घायल होने का जोखिम लेने की बजाय वो पीछे से कमान संभालते हैं। उन्हें अनशन सूट ही नहीं करता। अनशन की वजह से उनको चक्कर आने लग जाते हैं। वो जोश से ज्यादा होश को अहमियत देते हैं। शायद उन्हें लगता है कि नेता अगर खुद थक जाए तो आंदोलन बिखर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ देवेंद्र महतो हैं, जो शायद पारंपरिक आंदोलनकारी है। ग्रामीण पृष्ठभूमि, लंबे संघर्ष का अनुभव है। सत्याग्रह की परंपरा उनके चरित्र का हिस्सा है। शायद वो खुद सबसे आगे खड़े होने में यकीन रखते हैं। शायद वो दर्द साझा करने और साथियों के बीच रहने में यकीन रखते हैं। ये कहने में यकीन रखते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि शरीर से भी। दोनों लीडरशिप में बहुत अंतर है। दीप के डायरेक्टर टाइप के हैं, पीछे से नैरेटिव सेट करूंगा, दिशा दूंगा, और जब मेरी जरूरत पड़ेगी तो टाइफाइड करूंगा। और जब झारखंड का प्रोटेस्ट दिखेगा तो उसी टाइफाइड में कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ है देवेंद्र महतो, योद्धा, खुद मैदान में उतरकर मिसाल कायम कर रहे हैं। और आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ गेस्ट फैकल्टी के तौर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से ही ताल्लुक रखने वाले वहां के सांसद संजय सेठ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। जिस तरह से आज बच्चों पर लाठियां चलाई गई है, मैं पहला रिएक्शन चाहती हूं। देखो, जिस तरह आज लाठियां, आंसू गैस और वाटर कैनन किस पे चला है? अपने बच्चों पे। किस पे चला है? अपनी बेटियों पे। एक दमनकारी नीति। बच्चे क्या मांग रहे थे 17 दिनों से? सिर्फ सीबीआई जांच मांग रहे थे, ईडी जांच मांग रहे थे, और जेएसएससी और की परीक्षाएं जो ही उनको बोले रद्द करो, क्योंकि पेपर का लीक का कोई मामला नहीं था। यहां तो एक एक नौकरी करोड़ों में बेची गई है, जिसका प्रूफ है, एक एक प्रूफ में, और उस प्रूफ को बच्चों ने आपको बताया। और लेकिन आपने कहा कि नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, एवरीथिंग इज राइट, कोई वो नहीं है। और आपने अंग्रेजों का फार्मूला लगाया, डिवाइड एंड रूल, और उसके तहत आप बच्चों के ग्रुप बनवा दिए। और बच्चों को लगा कि भाई इनको हम डिवाइड कर दें और हम एजुकेशन खत्म कर दें। नहीं, ये झारखंड के बच्चों का उलगुलान है आपके घोटाले की। आपने कुकर्म किया है। नहीं, पर संजय जी, सरकार इनसे बात कर तो रही है, लेकिन सीआईडी जांच की बजाय सीबीआई वाली मांग पर फैसला नहीं ले रही है। वो कह रही है कि हमने जांच तो करवाई दी है, फैसला तब लेंगे जब रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन छात्र अड़े हुए हैं। नहीं, सीआईडी जांच करा देंगे। आपको रूपिका लियाकत जी, आप तो बहुत बड़ी पत्रकार हो देश की, आपका बड़ा सम्मान है देश में। 1000 करोड़ रुपए शराब घोटाला हुआ, सीआईडी जांच करके किनारे लगा दिया। कोला घोटाला हुआ, सीआईडी जांच के किनारे लगा दिया। बालू घोटाला इसी तरह हुआ, सीआईडी जांच के किनारे लगा दिया। कौन सीआईडी में विश्वास करेगा? और आप ही ने 2025 में 2 हलफनामे जाहिर किए सीआईडी ने। हाँ। 1-2 ईमानदार अफसर थे जिन्होंने वस्तु स्थिति जो देखा, जो सुना, उसको कागज में उतारकर माननीय उच्च न्यायालय को बता दिया। उनको रातों रात ट्रांसफर कर दिया। अरे ये 2 कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार अधिकारी है। नहीं, पर इन्होंने तो माननीय उच्च न्यायालय में सब सच बता दिया। नहीं, पर संजय जी,
इसका इलाज क्या है? इलाज क्या है इसका? इसका इलाज है सीबीआई जांच, इसका इलाज है ईडी जांच, इसका इलाज है कि सारी परीक्षाएं रद्द करो। यही ना इलाज है। छात्र क्या मांग कर रहे हैं? पहला, सीबीआई जांच करो क्योंकि आपके सीआईडी पे विश्वास नहीं। हमने उदाहरण दे दिया आपको। हाँ। लैंड फॉर जॉब स्कैम, आपने सुना होगा, लालू यादव जब रेल मंत्री थे, अभी भी केस चल रहा है। उससे बड़ा लैंड फॉर जॉब स्कैम इन जेपीएससी जेएसएससी एग्जाम इन झारखंड। बच्चों से ओरिजिनल जमीन के पट्टे रखवा लिए गए कि भाई ये पट्टे है, तुम्हारी नौकरी लग गई तो जमीन हमारी हो जाएगी। नंबर 2। नंबर 3, बच्चों को नेपाल ले जाया गया, वीरगंज, वहां होटल बुक करके लीज पे रख के वहां आंसर शीट भराएगी। इसी तरह बोकारो में भी, माने एकदम खुला रेट, 1.5 करोड़ रुपया दीजिए आप डीएसपी बन जाइए, 80 लाख रुपया दीजिए जूनियर इंजीनियर बन जाइए, 20 लाख रुपया दीजिए आप सहायक आचार्य बन जाइए, फॉरेस्ट का रेंजर बनना है 50 लाख दे दीजिए। ओपन रेट है। ये तो पेपर लीक है ही नहीं। अरे ये तो नौकरी को बेच दिया सरेआम बाजार के अंदर। सर, ये बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, और अगर इतना गंभीर है मसला झारखंड में, तो ये कैसे हो सकता है कि वो बॉलीवुड जो बड़े बड़े वो स्टोरीज छाप रहा था, रील बना रहा था, एक को आदमी नहीं दिख रहा है, बस एक पीयूष जी दिखाई दिए, जगह जगह से प्रोटेस्ट की तस्वीरें शेयर कर रहे थे वो लोग, झारखंड के बच्चों के लिए तो उफ तक नहीं दिख रही है। व्हाई? पता नहीं मोमबत्ती गैंग वाले और कौन, हम तो नसीरुद्दीन शाह को भी देख रहे हैं, वो भी नहीं गए। सोचिए, बड़ी आवाजें आई थी, भाई कहां हो, कहां छुप गए हो? क्या वो झारखंड के बच्चे नहीं है? क्या वहां जो बेटियां आपकी बेटी नहीं है, जिन्होंने संस्कारी तरीके से, जिन्होंने बहुत अदब से, मैं सैल्यूट करता हूं, बहुत अदब से जो उन्होंने एजिटेशन किया है, अद्भुत है। पूरे देश को झारखंड के बच्चों ने एक मैसेज दिया है। और मैं कह सकता हूं, उनकी लाठी जो बर्बरता आज की है ना हेमंत सोरेन जी, ये बर्दाश्त के खिलाफ है। और निश्चित रूप से आपने जो टीयर गैस बेटियों में फेंके हैं, बच्चों पे फेंके हैं, जो लाठियां चलाई हैं, ये आपके ताबूत की अंतिम कील होगी। नहीं, पर संजय जी ऐसा है ना, ये लाठियां यहाँ चल रही तो आपको दर्द हो रहा है, दिल्ली में जब आप लोगों ने लाठियां चलाई तब आपको वो दर्द नहीं हुआ। तो ये लाठियों पर तो राज्य बदलता है और माहौल बदल जाता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लेकिन संजय सेठ ये कह रहे हैं और बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि सारे पैसे तय हैं, किसको क्या बनाना है उसका पूरा एक और छोटी मोटी रकम नहीं है, बड़ी रकम है। और अब देखते हैं कि झारखंड पर जो अभी एक आध पोस्ट कर दिया है, वो जाकर अपने दोस्त को मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं कि बच्चों की बात मान लो। छात्रों की गूंज प्रयागराज से क्या हो जाएगा बताइए, झारखंड में करें ना। अब आगे बढ़ रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ा ये खास चैप्टर। संसद का ये मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक है, यानी सिर्फ 3 दिन बचे हैं। विपक्ष के वॉकआउट और हंगामे के बीच सरकार ने 6 बिल पास करवा लिए, लेकिन जिन 2 बिलों की सबसे ज्यादा चर्चा थी वो अभी भी बाकी हैं। इन्हीं 3 दिनों में सरकार सबसे बड़ी बाजी खेलने की तैयारी शुरू कर चुकी है और विपक्ष इसे शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा मौका बनाना चाहता है। दोनों तरफ से खेल हो रहा है। दरअसल संसद के अंदर पूरी लड़ाई अब खास तौर से विदेशी चंदे पर नकेल कसने वाले FCRA बिल और संसद की सीटों की संख्या बढ़ाने वाले डीलिमिटेशन बिल पर आकर टिक गई है। यहीं से देश में शह मात का बड़ा पॉलिटिकल मैसेज जाना तय है। डीलिमिटेशन बिल इसी साल अप्रैल में सरकार पहली बार संसद में लेकर आई थी, ठीक है, यहां वो गिर गया। अब सवाल यही है कि अगले 3 दिनों में क्या होगा इस बिल का। क्या सरकार दोनों में से एक भी बिल पास करवा पाएगी? क्योंकि दोनों मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सीधे इस वक्त ठनी हुई दिख रही है। विपक्ष क्या मांग कर रहा है कि दिल्ली में नीट आंदोलन पर गृह मंत्री संसद में बयान दे। बार बार यही मांग कर रहा था ना। अब हुआ ये, आज अचानक संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आते हैं और ये कहते हैं कि गृह मंत्री संसद में बयान देंगे, एक एक पॉइंट का जवाब देंगे। शर्त यह है कि विपक्ष को चर्चा से नहीं भागना होगा। तो क्या बॉल अचानक अपने पाले में आने से विपक्ष झटका खा गया? प्रश्न है।
पाठशाला की क्लास में आगे इसी के बारे में बताऊंगी, लेकिन पहले आपको संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का वो बयान सुनवाती हूं जो वो आकर सदन में देते हैं। सुनिए। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि चर्चा मांगेगा, जब सरकार जवाब देता है तो हंगामा करके फिर भाग जाते हो या हाउस को चलने नहीं देते हैं और नारेबाजी करता है, ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष ये मानकर बैठा था कि नीट के मुद्दे पर सरकार दबाव में है। ऐसे में चर्चा को लेकर सरकार की हामी से विपक्ष की रणनीति पर असर पड़ सकता है, क्योंकि आगे FCRA और डीलिमिटेशन बिल की बड़ी लड़ाई है और मोदी सरकार ने नरमी वाला रुख तब दिखाया है जब उसने दोनों बिलों को लेकर अपनी बिसात मजबूत कर ली है। विपक्ष की गोलबंदी में बड़ी सेंध लगा दी है, समझ लीजिए। दिल्ली से आज इससे जुड़े क्या बड़े इशारे सामने आए हैं और उसे किस तरह मोदी सरकार इन दोनों बिल पर अपना नैरेटिव और मजबूत बनाते दिख रही है, इसे पॉइंटर्स में आपको समझाऊंगी। पहले सुनिए कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने इस पर क्या बयान दिया है। We will see. I told our stand is very clear on that. Any bill, FCRA bill, first of all, Amit Shah should come to Parliament and to give a statement on atrocities against the students of Delhi. This is our clear demand. Without having a statement on that issue, we are not going to allow him to do that. खेल तो बदल गया भाई। सरकार ने तो कह दिया कि दिल्ली नीट प्रदर्शन के मामले में हम हर पॉइंट पर बात करने को तैयार है। अब कांग्रेस के पास आगे बोलने के लिए बचा क्या? बड़ी बात तो यह है कि राहुल की एंग्री यंग मैन वाली पॉलिटिकल स्टाइल और गृह मंत्री में साहस नहीं वाला उनका डायलॉग एक झटके में धराशायी हो गया। अब वेणुगोपाल कहें तो क्या कहें, इसलिए उन्हें कहना पड़ा कि नीट वाले मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान के बगैर हम सरकार को और कुछ नहीं करने देंगे। पर यह बात तो सरकार भी कह रही है कि नीट पर गृह मंत्री अमित शाह जो कहेंगे उसे देश ध्यान से सुनेगा ही, विपक्ष भी सुने। लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी तो इस नसीहत से भड़के हुए हैं और भड़कना चाहिए भी। राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए, कहा उन्हें किसी और बात से नहीं, गृह मंत्री के इस्तीफे से मतलब है। यही उनका ड्रीम है, यही उनकी प्लानिंग है। आप खुद सुन लीजिए। He is home minister. Pellet guns were fired. Students were beaten with lathis with nails on them. The question was, Mr. Amit Shah should come clean. Did he order it or did he not order it? If he ordered it, he is guilty of getting our children shot. And if he didn't know about it happening, he's incompetent. Either way, he should go. This was the discussion. चिट भी मेरी, पट भी मेरा। आज उससे पहले एक और खबर आई। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता सुप्रिया सुले 8 सांसदों के प्रतिनिधि मंडल के साथ पीएम मोदी से मुलाकात करती है। संसद के मॉनसून सत्र के 20 दिनों में पीएम मोदी से एनसीपी सुप्रिया सुले की यह दूसरी मुलाकात है। इससे पहले 22 जुलाई को शरद पवार के साथ वो पीएम से मिली थी। आज की मुलाकात के बाद बड़ा सवाल यही कि क्या डीलिमिटेशन बिल के लिए सरकार ने बड़ा फ्लोर मैनेजमेंट कर लिया है। ये बात तो पब्लिक डोमेन में है कि बीजेपी पिछले कुछ समय से शरद पवार गुट से बैक चैनल संपर्क में है। अब दोनों मुलाकातों के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि डीलिमिटेशन बिल के मुद्दे पर बीजेपी का यूनिफॉर्म 50% सीट इंक्रीमेंट फॉर्मूला जो है वो काम कर गया और इसकी गारंटी पर डीएमके के बाद एनसीपी शरद पवार गुट भी संसद में सरकार का साथ दे सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। या फिर हो सकता है कि वो वोटिंग से दूरी बनाकर सरकार की राह को आसान कर दे। अभी तक की जो खबर है, जाहिर है अगर ऐसी चर्चा उठेगी तो कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष और विपक्षी खेमे में प्रॉब्लम तो होगी, बौखलाहट मचेगी। और बौखलाहट क्या मचेगी और क्यों मचेगी उसकी भी वजह है, वो आपको जाननी चाहिए। पूरा मामला एक तीर से दो शिकार वाला बनता दिख रहा है। जहां तक FCRA बिल का मामला है, जिससे विदेशी चंदे पर लगाम कसने की तैयारी हो रही है, उस बिल में सरकार अपर हैंड में है। यानी विपक्ष के विरोध के बावजूद एनडीए दोनों सदनों में इसे पास कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल रखता है।
इस बिल को पास कराने के लिए संसद में सामान्य बहुमत की जरूरत है, जो मोदी सरकार के पास पहले से मौजूद है। लेकिन पेच फंस रहा है दूसरे बिल में, और दूसरा बिल कौन सा है? डीलिमिटेशन बिल, जिसे पास कराने के लिए संसद का 2/3 बहुमत बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें संविधान संशोधन होगा। लोकसभा में मौजूदा सांसदों की संख्या 540 है, 3 सीटें अभी खाली है। इस लिहाज से 2/3 बहुमत का आंकड़ा 360 के करीब बैठता है। पिछले 3 महीनों में बीजेपी ने इस पर बड़ा काम कर लिया है। करीब 344 सांसदों का समर्थन जुटा भी लिया है, और विपक्ष इसे भाप कर थोड़ा बिफरा हुआ है, गुस्से में है। बीजेपी के समर्थन का गणित क्या है, अब वो आपको बताती हूं। एनडीए के मूल कुनबे में कितने हैं? 318 सांसद। बीजेपी के है 240, टीडीपी के पास है 16 और जेडीयू के पास है 12, और दूसरे सहयोगी दलों के बाकी 50 और सांसद। अब बीजेपी के साथ टीएमसी के बागी गुट के 20 और सांसद इसमें जोड़ दीजिए। शिवसेना उद्धव गुट के भी 6 बागी सांसद पाला बदलकर एनडीए में आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा गणित कुल सांसदों का बैठता है 344। जग जाहिर है ये बात। बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अब विपक्षी खेमे में 2 और बड़ी सेंध लगा दी है। डीएमके पहले डीलिमिटेशन बिल का विरोध कर रही थी। अब सोर्सेज बता रहे हैं कि बीजेपी ने तमिलनाडु में 50% सीटें बढ़ाने का फॉर्मूला देकर उसे साध लिया है, और 22 सांसदों वाली डीएमके ने जब से इसका इशारा दिया है कि भैया हम इस बात को मान ही गए हैं, तब से कांग्रेस और ज्यादा टेंशन में है। डीएमके की घेराबंदी की तमाम कोशिशें अभी हो रही है विपक्ष की तरफ से, लेकिन डीएमके की मुश्किल यह है कि अगर वो डीलिमिटेशन बिल का विरोध भी करती है तो इसका फायदा उसे नहीं मिलेगा, बल्कि कांग्रेस और तमिलनाडु में सरकार चला रहे विजय की पार्टी टीवीके को इसका फेवर मिलेगा, फायदा मिलेगा, जिसने पहले ही डीलिमिटेशन बिल का विरोध करके माहौल अपने पक्ष में बना लिया है। तो डीएमके क्या करे? इसीलिए डीएमके के लिए डीलिमिटेशन बिल दोधारी तलवार जैसा बन गया है। अब उसे तय करना है कि इसे लेकर नुकसान कम से कम कैसे वो कर सकती है। अमित शाह ने इसी गणित से डीएमके को साधने की कोशिश की है, सूत्र बता रहे हैं। कुल मिलाकर मौजूदा तस्वीर यह है कि डीएमके शर्तों के साथ मोदी सरकार को इस बिल पर, डीलिमिटेशन वाले बिल पर समर्थन दे सकती है, या फिर वोटिंग से दूरी बनाकर, एब्स्टेन रहकर बिल पास होने में मदद कर सकती है। यह आधिकारिक नहीं है, ये गणित लगाई जा रही है पॉलिटिकल पंडित्स की तरफ से। माना जा रहा है कि इसी गणित से एनसीपी शरद पवार को भी राजी कर लिया गया है, जिसके लोकसभा में 8 सांसद हैं। इन्हीं दोनों पार्टियों का समर्थन अगर मिल जाता है तो डीलिमिटेशन बिल जो 2/3 मांग करता है उसका रास्ता साफ हो जाता है, क्योंकि एनडीए के पास अभी मैंने आपको बताया कितने सांसद है, सब टोटल मिलाकर 344। अगर समर्थन में 28 सांसद और जुड़ जाते हैं तो आंकड़ा पहुंच जाता है 371, यानी 360 की लिमिट से 11 सांसद ज्यादा। अगर ये दोनों पार्टियां या इन पार्टियों के सांसद डीलिमिटेशन बिल वाली वोटिंग के वक्त एब्स्टेन भी कर जाते हैं, गैर हाजिर हो जाते हैं, तब भी ये बिल पास हो जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में लोकसभा में मौजूदा सांसदों की संख्या जो 540 होनी चाहिए वो घटकर हो जाएगी 512। उनकी 2/3 का आंकड़ा 342 के पास फिर आ जाएगा, जिसका गुणा गणित बीजेपी शायद पहले से ही सेट कर चुकी है। संसद में एनडीए का डीलिमिटेशन बिल के साथ एफसीआरए बिल का गणित, सोची समझी प्लानिंग दिख रही है। एफसीआरए बिल पास होता है तो कांग्रेस को डबल नुकसान, क्योंकि केरल में 18.38% ईसाई है। कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ गठबंधन को यह वोट बैंक एक मुश्त वोट देता है, एक तरफा। तमिलनाडु में लगभग 6.25% ईसाई मतदाता है। यहां कांग्रेस और डीएमके के वो परंपरागत वोटर हैं, लेकिन तमिलनाडु विधानसभा के अभी के चुनाव में अभिनेता विजय की पार्टी ने उसमें सेंध लगा दी है। 34% ईसाई मतदाता विजय की पार्टी टीवीके के पास चले गए, और इसीलिए डीएमके को
एफसीआरए के मुद्दे पर बेहद गंभीरता से अपना नफा और नुकसान देखना पड़ रहा है। बीजेपी की पूरी बिसात के केंद्र में यही सारे फैक्टर हैं और ये फैक्टर नहीं, फैक्ट भी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विपक्ष की दो बड़ी पार्टियां हैं। दोनों को अमित शाह का ये दाव समझ में आ रहा है और इसीलिए सरकार ने जब ये कह दिया कि नीट पर गृह मंत्री बयान देंगे, सारे पॉइंटर्स पर बात करेंगे, तो वो विपक्ष जिसे एकजुट रहना चाहिए था उसने क्या कहा, या उसके कुछ चेहरों ने, जैसे अखिलेश यादव, क्या कह रहे हैं, सुनिए एक बार आप। अयोध्या जैसी पावन धरती पर, पवित्र स्थान पर कितना बड़ा आस्था का खिलवाड़ हुई बताइए आप। जमीनों के 15-15 मिनट में रेट बढ़ गए बताइए आप। ये तो एक खुलासा हुआ है। हम तो कह रहे हैं कि आप पत्रकार साथियों, आप लोग भी रजिस्ट्रियां ढूंढ करके लाइए और दिखाइए कि ये रजिस्ट्रियां हुई हैं। रजिस्ट्रियां नहीं दिखा रहे और फिर कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्री बदलना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी की सीमाएं बदलना चाहते हैं, परसीमन। नीट का मुद्दा तो सरकार ने विपक्ष से ऐन मौके पर छीन लिया। अखिलेश जी को लग रहा है अभी भी राम मंदिर चंदा चोरी को मुद्दा बनाया रखा है। नया उबाल लाने के लिए यही जोर पकड़ा है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आने वाले हैं। लेकिन इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण क्या, मॉनसून सत्र के बचे 3 दिन। मोदी सरकार अपने दाव में कोई कमी नहीं रखना चाहती है, इसीलिए कह रही है चलो ये भी मान लेते हैं, हम इस पर भी बात कर लेंगे, पॉइंट दर पॉइंट जवाब दे देंगे। पर अब बात आगे बढ़ गई, कहा नहीं, हमको ये सब नहीं, हमको तो इस्तीफा चाहिए। विपक्ष बड़ी चुनौती से मान रहा है और इसीलिए 3 दिन बड़े दिलचस्प होंगे। हम न्यूज की पाठशाला में इसे बहुत गौर से नोट भी करेंगे और आसान शब्दों में आपके सामने रख भी देंगे। अभी बढ़ रहे पाठशाला के अगले चैप्टर में। राष्ट्रगीत वंदे मातरम। हमारे समाज में एक कहावत है, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। उसी तरह मोहम्मद अली जिन्ना कट्टरवादी मुस्लिम लीग के साथ पाकिस्तान तो चले गए, लेकिन जाते जाते अपनी विनाशकारी विचारधारा के बीज भारत में बो गए। आज उसी मुस्लिम लीग के खंडहर में जन्मी भारत की एक मुस्लिम लीग पार्टी उसी नफरती विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। मैं केरल की बात कर रही हूं, जहां IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सहयोग से कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार चल रही है। आज मैं क्यों जिक्र कर रही हूं इसका, अभी समझ जाएंगे। इस कांग्रेस सरकार ने हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर केंद्र सरकार के दिशा निर्देश को मानने से इनकार कर दिया है। केरल सरकार ने साफ कह दिया है कि हम वंदे मातरम के 2 छंद गाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। खुद कांग्रेस के एक सांसद कह रहे हैं कि मोदी सरकार गोली मारने की धमकी दे तो भी इस जन्म में केरल में पूरा वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। इसके बाद केरल में राष्ट्रगीत पर सियासी बवाल छिड़ गया। ट्रेलर देख लीजिए। But we will not follow that. If the Kerala government wants to have this full Vande Mataram sung, we will oppose it. Rajmohan Nissan exemplifies what the Congress party's thinking is. आज से 88 साल 9 महीने और 26 दिन पहले यानी 15 अक्टूबर 1937 को जो बात जिन्ना ने कही थी, वही बात आज केरल की मुस्लिम लीग कांग्रेस सरकार कह रही है। वंदे मातरम पर जिन्ना और केरल सरकार की सहयोगी IUML की सोच में रत्ती भर अंतर नहीं दिख रहा है हुक्म। वंदे मातरम सुनते ही जिन्ना के कान के पर्दे फटने लगते थे और वही हाल केरल सरकार का भी है। और मैं आपको फैक्ट के साथ एक एक तस्वीर दिखाऊंगी, लेकिन पहले समझिए कि केरल में वंदे मातरम को लेकर बवाल मचा क्यों है। 6 अगस्त को केरल की कांग्रेस सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर एक सर्कुलर जारी किया। यह सर्कुलर केरल के मुख्य सचिव विश्वनाथ सिन्हा ने जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि इस साल 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान मनाया जाएगा। इस दौरान सभी समारोह में वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा। इस सर्कुलर का लब्बो-लुआब ये था कि वंदे मातरम के सभी 6 छंद जो हैं वो गाए जाएंगे, जैसा कि केंद्र सरकार ने तय किया है।
लेकिन सूबे में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी मुस्लिम लीग और सीपीआईएम ने इस सर्कुलर को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग के बगावती सुर देखकर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन ने सरकार की ओर से यह कहा कि केरल सरकार वंदे मातरम पर केंद्र के नए प्रोटोकॉल को राज्य में लागू नहीं करेगी। शुरुआती 2 छंद ही गाए जाएंगे, पूरे 6 छंदों का राष्ट्रगीत बिल्कुल नहीं गाया जाएगा। केरल के हेल्थ मिनिस्टर ने तो फिर भी अपनी बात और अपनी सरकार का फैसला नपे तुले अंदाज में बता दिया। लेकिन केरल में कांग्रेस के सांसद राजमोहन उन्नीथन वंदे मातरम को लेकर जो बात कही वो हैरान करने वाली है। राजमोहन उन्नीथन कहते हैं, भले ही नरेंद्र मोदी हमें गोली मारने की धमकी दे, इसे उसी तरह गाया जाएगा जैसे अब तक गाया जाता रहा। केरल में हमेशा की तरह राष्ट्रगीत के केवल शुरुआती 2 छंद ही गाए जाएंगे। राजमोहन का यह बयान तब है जब संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो चुका है और राष्ट्रपति ने इस राष्ट्रगीत को इस बिल के साथ एहतराम के तर्ज पर मंजूरी दे दी है। आप देखिए कि 6 अगस्त को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह बिल अब कानून बन गया है, जिसके बाद यह साफ हो गया है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर ही कानूनी और संवैधानिक संरक्षण मिल चुका है और अब कोई राष्ट्रगीत का अपमान नहीं कर सकता है। लेकिन कांग्रेस सांसद राजमोहन उन्नीथन कह रहे हैं, चाहे गोली मार दो, केरल में पूरा वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। अरे वंदे मातरम गाना है, आतंकियों को कोई माला नहीं पहनानी है, कहीं कोई नरसंहार नहीं करना है। वंदे मातरम आप क्या कर रहे हैं? मोदी सरकार या बीजेपी के मुखालिफत करते करते आप अपने ही राष्ट्रगीत का अपमान कैसे कर सकते हैं? और वैसे भी ये शख्स राजमोहन उन्नीथन हमास प्रेमी नेता है, वही हमास जिसने इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचाया था, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड चलाया था, 1200 बेगुनाह इजरायली नागरिकों की हत्या की थी। ऐसे आतंकवादी संगठन की तारीफ में कांग्रेस के सांसद कसीदे पढ़ चुके हैं। इसमें इनको कोई दिक्कत नहीं, बस वंदे मातरम मत गवाओ मुझसे। नवंबर 2023 में जब इजराइल गजा पर बम बरसा रहा था, तब उनके संसदीय क्षेत्र कासरगोड में एक मुस्लिम संगठन ने फिलिस्तीन एकजुटता रैली निकाली। कोई परहेज नहीं है, हाँ निकालो एकजुटता रैली। इस रैली में राजमोहन उन्नीथन ने जो बयान दिया उसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। इसी कांग्रेस सांसद ने कहा था कि हमास ने लोगों की जान बचाने के लिए हथियार उठाए हैं। हमास के लड़ाके आतंकवादी नहीं है। अगर कोई हमास को आतंकवादी कहता है तो उस पर कड़ी प्रतिक्रिया देने का समय आ गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बिना मुकदमा चलाए गोली मार देनी चाहिए। यह हमारे लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि इस तरह की सोच रखने वाले लोग जनता की रहनुमाई करते हैं। वंदे मातरम से इनका कंठ सूख जाता है, लेकिन हमास के आतंकियों की तारीफ इनसे करवा दीजिए, थकेंगे नहीं। और यही लोग हैं जो देश के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन खुद कानून को रौंद कर चलने का शौक भी रखते हैं। आपने सोचा है कभी, जब आप संसद में अपने नेता को चुनकर भेजते हैं, तब वो शपथ लेते हुए क्या कहते हैं? चलिए राजमोहन उन्नीथन की शपथ का उदाहरण मैं आपको दे देती हूं। राजमोहन उन्नीथन मलयालम में जो शपथ ले रहे हैं उसका हिंदी तर्जुमा क्या जानते हैं आप? मैं लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होकर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा। अब आप ही बताइए, राजमोहन संविधान के प्रति निष्ठा रखने की शपथ ले रहे हैं और संविधान की ही प्रक्रिया को नकार रहे हैं। संविधान ने ही तो तय किया है ना कि संसद के दोनों सदनों में कोई बिल पारित अगर होता है तो वो कानून बन जाएगा। तो क्या वो संविधान की नहीं सुनेंगे? अपने नेता राहुल गांधी की तो सुन लेते, जो हाथ में संविधान लेकर घूम रहे हैं।
अभी भी देर नहीं हुई है, कम से कम राहुल गांधी ही आगे बढ़कर अपने सांसदों को कह दे, मिस्टर बिहेव। राजमोहन उन्नीथन जी, संविधान की मर्यादा रख लीजिए, यही कह दे राहुल जी। केरल की जिस मुस्लिम लीग कांग्रेस सरकार ने वंदे मातरम पर संविधान को दरकिनार कर दिया है, उसी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम पर 3 मिनट 10 सेकंड का जो गायन हुआ था, यह गायन केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल के मुताबिक तो हुआ था, जिसका आयोजन राजभवन की तरफ से किया गया था। उस वक्त मंच पर राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी थी, कांग्रेस शासित सरकारों के सभी मुख्यमंत्री मौजूद थे। इस शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद मुस्लिम लीग भड़क गई। सीएम सतीशन से कहा, इसके बारे में हमें तो बताया ही नहीं गया। लेकिन इस घटना के 11 दिन बाद जब नई सरकार में केरल विधानसभा का पहला सत्र आयोजित हुआ, तब केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल के मुताबिक विधानसभा के भीतर पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ। लेकिन इस बार भी सतीशन सरकार के निर्देश पर केरल पुलिस ने राष्ट्रगीत के सिर्फ 2 स्टैंजा ही बजाए, जिस पर राज्यपाल नाराज हुए और उन्होंने स्पीकर को पत्र लिखकर जवाब मांगा। इस पर मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने जवाब दिया कि विधानसभा सत्र में पूरा वंदे मातरम गाना अनिवार्य नहीं है और राज्य पुरानी परंपरा का ही पालन करेगा, जिसके तहत वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद ही गाए जाते हैं। केरल के मुख्यमंत्री की यह भाषा मजबूरी वाली भाषा नहीं है क्या? आप बताइए। सरकार बचाने वाली भाषा नहीं है क्या? बताइए। क्योंकि अगर उन्होंने मुस्लिम लीग की बात नहीं मानी तो कांग्रेस का सत्ता में बने रहना चुनौतीपूर्ण है। हुक्म। भारत के मुस्लिम लीग में जिन्ना के मुस्लिम लीग का डीएनए है क्या? यह बड़ा प्रश्न है। क्या इसीलिए IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को वंदे मातरम से वही चिढ़ है जो जिन्ना को हुआ करती थी? तकनीकी और संगठनात्मक रूप से ये वो मूल पार्टी नहीं है, लेकिन वैचारिक रूप से तो जड़ें दिख रही है। 1947 में विभाजन के बाद कराची में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की आखिरी बैठक हुई। वहां यह तय किया गया कि भारत में रह गए मुस्लिम लीग के नेता भारत के लिए एक नई पार्टी बनाएंगे। 10 मार्च 1948 को मद्रास यानी आज के चेन्नई में मोहम्मद इस्माइल साहब के नेतृत्व में IUML यानी इंडियन मुस्लिम लीग का गठन किया गया। यानी भले ही पार्टी नहीं बनी, लेकिन इसके संस्थापक और कैडर वही लोग थे जो आजादी से पहले जिन्ना की मुस्लिम लीग में शामिल हुआ करते थे। और जिन्ना ने वंदे मातरम के नाम पर नफरत के जो बीज बोए थे, आज वो दिख रहे हैं। वंदे मातरम ये मातृभूमि की केवल वंदना भर नहीं है, एहसास है। और जब कानून बन चुका है तो कानून तोड़ने वालों को लोकतंत्र में क्या कहा जाता है? इसका जवाब आप दीजिए। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी। मध्य प्रदेश ले चलती हूँ आपको। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में ककनमठ मंदिर भारत की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी धरोहरों में शामिल है। मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के दौरान हुआ। कछवाहा राजवंश के राजा थे कीर्तिराज, उन्होंने करवाया था। मंदिर को लेकर एक मान्यता है कि मंदिर का निर्माण एक ही रात में अदृश्य शक्तियों ने कर दिया और इसीलिए कहा जाता है कि यह मंदिर आधा बना हुआ है। हवा में टिके पत्थर और मंदिर का ढांचा देखकर ऐसा लगता है जैसे ये पत्थरों का एक ढेर है जो किसी भी वक्त गिर सकता है। आसपास के कई छोटे मंदिर नष्ट हो चुके हैं, लेकिन ये 115 फीट ऊंचा मंदिर भारी तूफान और भूकंप के बावजूद अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। वैज्ञानिक और आर्कियोलॉजिस्ट्स ये मानते हैं कि मंदिर के निर्माण में भारतीय प्राचीन वास्तुकला का अद्भुत विज्ञान सामने आता है। ड्राई मैसनरी वो एक तकनीक होती है, उस तकनीक से बने इस मंदिर के पत्थरों को इस तरह से तराशा गया है कि वो इंटरलॉकिंग प्रणाली से एक दूसरे में फिट हो गए। मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। इसके निर्माण में पत्थरों के वजन के सही संतुलन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का प्रयोग भी हुआ है, जिससे पूरा भार नीचे की तरफ समान रूप से बटा हुआ दिखता है। बिना गारे, बिना चूना,
बिना सीमेंट, पत्थरों के बीच मामूली फ्लेक्सिबिलिटी। जब भूकंप आता है तो पत्थर आपस में थोड़ा कंपन करके ऊर्जा सोख लेते हैं और ढांचा वैसा का वैसा रहता है, ढहता नहीं। ककनमठ मंदिर भारतीय वास्तुकला के उस शिखर का प्रतीक है जहां विज्ञान, गणित और कला एक साथ मिलकर काल को भी चुनौती दे रहे हैं। घंटी बज गई है, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर हाजिर हो जाऊंगी 8:50 पर। कहां? न्यूज़ की पाठशाला में।